नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला काव्य रंगोली के पटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज दिल से दिल तक का ये साप्ताहिक प्रोग्राम और हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास और बहुत ही दिल के नजदीक हमारे मेहमान विद्या कृष्णा जी। विद्या कृष्णा जी, नमस्कार, आपका बहुत सबका बहुत नमस्कार। स्वागत है। विद्या कृष्णा जी के बारे में एक ये औपचारिकता बनती है कि मैं परिचय ज़रूर दूँ और निश्चित ही आप में से बहुत लोगों के लिए शायद नया नाम भी हो। मेरे लिए बहुत ही पुराना और बहुत ही दिल के नज़दीक नाम है। विद्या कृष्णा जी ने बी फार्म एमबीए मार्केटिंग से किया है और इनकी भाषा तमिल है। लेकिन आप चौंक जाएँगे जब ये हिंदी और उर्दू में बातें करेंगी। क्योंकि इन दोनों भाषाओं में इन्होंने महारत हासिल कर लिया है, उतना अधिक जितना कि हिंदी और उर्दू में हमें भी महारत हासिल नहीं हुआ है। और इनकी कविताओं में इनके एहसास झलकते हैं, इनकी संवेदना दिखती है और ये किस तरह से भावों को पकड़ पाती हैं और उसका जो प्रस्तुतिकरण है, शब्दों के माध्यम से वो अपने आप में वास्तव में बहुत निराला होता है। इनकी कविताएँ सामाजिक विषय, रोज़मर्रा की बातें, सामाजिक सरोकार और पारिवारिक सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ती है और देश और दुनिया से तो निश्चित ही ये बहुत बेखबर नहीं होती, तो वो सारी खबरें भी होती हैं और बैंगलोर की जो सबसे पुरानी संस्था है, साहित्यिक संस्था, शब्द साहित्यिक संस्था, उसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं आप और इसके साथ प्रेरणा मंच की सक्रिय सदस्य हैं और एक संस्था अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसकी कर्नाटका शाखा की सचिव भी हैं आप, उसकी प्रमुख हैं आप और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी भी हैं, साहित्य की संस्थाओं से जो जिसमें उर्दू भाषा की संस्थाएँ भी बड़े मायने रखती हैं आपके लिए, क्योंकि आप बहुत सुंदर उर्दू में लिखती हैं और इसके कारण इनकी मैं कहूँ कि खासियत जो इतनी विशेषता है, इसके कारण इन्हें बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं और इनकी कविताओं के लिए ये खुद कहती हैं कि इनकी कविताओं को रात के कोहरे में को टाइम्स म्यूजिक द्वारा जो एल्बम है नादिया उसमें इनकी कविता को चुना गया है और इनकी कविताओं का अनुवाद अमेरिका के जैसे पत्रिकाओं में भी हुआ है। तो और उसके अलावा अभी एक नया कुछ इन्होंने और एक जोड़ा है वो ये खुद बताएँगी आपको स्टैंड अप कॉमेडी। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे दिल से दिल तक कैसे पहुँचा जाता है। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है विद्या जी बहुत-बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत धन्यवाद। और पूरा परिचय जानबूझकर नहीं पढ़ते हैं क्योंकि कुछ बातें तो इनके दिल से जाननी है ना, इनसे जाननी है हमें। तो मैं विद्या जी आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि शुरुआत हम जीवन के जो शुरुआती लम्हे होते हैं ना, उनसे करें तो वो यात्रा बड़ी खूबसूरत सी लगती है। तो सबसे पहले तो आप जैसे कि आपने बताया आप तमिल भाषी हैं, तो निश्चित ही आप तमिलनाडु से होंगी। जी। तो फिर बड़ा आश्चर्य होता है कि ये हिंदी और उर्दू सारा आपके साथ कहाँ से आ गया? क्या जन्म से आ गया? आपकी फैमिली में था? ये आगे बढ़ के आया? तो शुरुआत मैं आप अपनी बताएँ। पैदा तो वैसे कलकत्ता में हुई मगर बहुत छोटी थी जब हमारे पिताजी मुंबई शिफ्ट कर गए अच्छा, और मुंबई में आपको ज़ाहिर है हिंदी एक सब्जेक्ट होती है और हम सबको हिंदी पढ़नी होती है। जी। मेरा सौभाग्य था कि मेरी माँ हिंदी से काफ़ी परिचित थी, वो उस अच्छा, ज़माने में विशारद कर चुकी थी। वाह! और तो हिंदी जब सीखने की नौबत आई तो हम पहले मम्मी के पास गए, हमने कहा आप सिखा दो। मगर हुँ, हमारा साउथ इंडियंस का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, का-की का बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अच्छा। हम जो शब्द के जो जेंडर हैं उनसे हम उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं होते। जी, जी। तो मम्मी बोलती कि पहले उन्होंने सिखाने की कोशिश की, फिर छोड़ दिया उन्होंने बिकॉज़ उनके बस का था नहीं। फिर उन्होंने कहा आप हिंदी म्यूज़िक सुनिए, फ़िल्म म्यूज़िक सुनिए। वहाँ अच्छा, पे पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि उर्दू के अल्फ़ाज़ काफ़ी होते थे हिंदी बहुत गानों होते में थे, बिल्कुल। और वहीं से हमको क्लू मिल जाता। अभी उसकी मोहब्बत अगर सॉन्ग में आया तो हमको पता है कि चलिए, मोहब्बत तो फ़ेमिनिन है। तो हाँ, उसने तो ऐसे वर्ड्स के तो जेंडर वैसे ही पता चल जाते हैं और एक बार वो चस्का लग गया। मम्मी ने तो हिंदी सीखने के लिए लगाया था चस्का, मगर एक बार लग गया तो एक मतलब आदत हो गई। पढ़ाई भी हुँ, हम करते थे कोई भी सब्जेक्ट की तो साथ में म्यूज़िक बजता रहता। तो अच्छा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये शब्द जो हैं और ये भाषा जो है ज़हन में बैठ गए।
हुँ, और एक बार जब ज़हन में बैठ जाती है, फिर उत्सुकता अपने आप आ जाती है। फिर किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं पता, किसी अल्फ़ाज़ का मतलब नहीं पता, तो हम पूछते थे इसका मतलब क्या है? उस हुँ, समय में रफ़ी साहब बहुत बढ़िया गाते थे और उनके सारे गीतों में इतने हिंदी और उर्दू के अल्फ़ाज़ होते थे और हुँ, इतने भाव से गाते थे कि आपको मतलब वैसे ही समझ जाता, फिर भी हम पूछते थे कि इसका मतलब क्या है? हुँ, हुँ, और वैसे ही ज़िंदगी आगे बढ़ी और जैसे आगे बढ़ी तो ग़ज़लों का दाखिला हो गया। हुँ, फिर तो भाषा और निखरी हुँ, और पहले तो मतलब जान के संतुष्ट हो जाते थे और फिर लगा कि मतलब जब जानते हैं तो इसको पहले वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे हमारी हिंदी की परीक्षाओं में होता था, इसको वाक्य में हाँ, प्रयोग वाक्य में कीजिए। प्रयोग करो। फिर सोच के दायरे और बढ़ने लगे और इन लफ्ज़ों का मानिए आपने सहारा लिया, उनको बैसाखी बनाई वैसे और छोटी-छोटी कविताएँ लिखने लगे। और कविताएँ और 1-2 लोग अगर पसंद करते हैं, पहले तो वो तो उन्हें औपचारिकता के लिए बोला होगा आपकी कविता अच्छी है, मगर हुँ, हमने उसी को पकड़ लिया, हमने कहा हाँ, अच्छी है। और अच्छा, उसी तरह सफ़र निकल पड़ा और बीच में एक ब्रेक भी आ गया था जब हम सर्विस करते थे, फिर शादी हो गई, फिर अ, परिवार के कामों में लग गए थे। नहीं लेकिन मगर सरोजा जी व्यास, हुँ, जो शब्द की संस्थापिका हैं, हाँ, हाँ, उन्होंने कभी हमें छोड़ा नहीं। अच्छा, तो आप उन्होंने बोला कि नहीं आप लिखते रहो। जी, तो आप जो मतलब आपके घर में तो तमिल ही बात होती होगी, चाहे आप बॉम्बे जी, में रहें या कलकत्ता में रहें, जी, तमिल ही बात होती होगी। तो तमिल तो आपको बहुत अच्छे से आ ही गई जी। और उसके बाद हिंदी का शौक बॉम्बे में रहने के कारण आपके मन में आया और मम्मी के कारण, और मम्मैया हिंदी वैसे अच्छी नहीं होती, मम्मी के कारण आया। अच्छा मम्मी के कारण आया मतलब हाँ, आपकी मम्मी को हिंदी का शौक था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत ख़ास बात है कि तमिलनाडु मतलब उत्तर भारत की जो भाषाएँ हैं, अगर हम देखें तो तमिल, कन्नड़ ये सारी बड़ी टफ़ भाषाएँ मानी जाती हैं और इन भाषाओं को जो जानने वाले हैं, उनमें हिंदी के प्रति जो रुझान है, वो एक अपने आप में बहुत आश्चर्यचकित करने वाला और बहुत प्रसन्नता भी करने वाला होता है कि प्रसन्न करता है मन को कि हाँ, हिंदी के प्रति और हिंदी से ज़्यादा आगे बढ़ के उर्दू के प्रति। यकीनन। तो आपकी शादी कहाँ हुई? शादी तो वैसे बैंगलोर में ही हुई। मतलब मेरे मुंबई हस्बैंड की में फैमिली बैंगलोर को बिलॉन्ग करती है। तो मिले आप हम मुंबई में थे मगर शादी बैंगलोर में हुई। तो शादी मुंबई से हुई लेकिन बैंगलोर में हुई, आप शिफ्ट हो चुके थे आप? शादी बैंगलोर में हुई और बै अच्छा, शादी के बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई मुंबई से। अच्छा तो फिर आपको कन्नड़ भी आ गई होगी? हाँ, अब तो कन्नड़ भी आती है। पहले नहीं आती थी? पहले नहीं आती थी, बड़ा ब्रोकन ब्रोकन समझ में आता था क्योंकि सारे साउथ इंडियन लैंग्वेजेज़ एक तरह से एक-दूसरे से मिश्रित ही होते हैं, तो समझ तो आ जाती थी मगर बैंगलोर आने के बाद मैंने सीखा और थोड़ी बहुत लिख पढ़ लेती हूँ। बस वाओ! साइन बोर्ड पढ़ लेती हूँ बस। मेरे जैसे मैं भी साइन हाँ, बस। बोलती हाँ, हूँ। बस साइन बोर्ड पढ़ लेती हूँ, लेफ्ट राइट का पता रहता है। तो आपकी सारी पढ़ाई तो मुंबई में हुई होगी? जी, बिल्कुल। तो वहाँ तो तमिल आपको लैंग्वेज मिला नहीं होगा पढ़ाई में या मिला? नहीं तमिल नहीं मिला मगर घर पे मम्मी हमको इंसिस्ट करती थी कि हम तमिल में ही बात करेंगे। तो वो तो था क्योंकि जब दादा-दादी से मिलने जाना होता था तो मम्मी की ये इच्छा थी कि हम तमिल में उनसे तो बात लिखना कर पाएँ। पढ़ना तमिल का? लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत मगर मैं पढ़ लेती हूँ मगर लिखना ब थोड़ी गड़बड़ हो तो वो जाती है। मम्मी ने सिखाया घर पर रह के? सिखाया सिखाया काफ़ी और मम्मी छोटे-छोटे चुटकुले, छोटी-छोटी कहानियाँ पढ़ देती थी और हाँ, उसके बाद हम उसी किताब को रख के अक्षर जोड़-जोड़ के समझ लेते थे। तो ये क होना चाहिए, ये ग होना चाहिए ऐसे करके। तो ऐसे करके और क्योंकि मुंबई में थे तो मराठी भी सीख गए। अरे वाह! तो मतलब एक-एक करके आते जा रहा है कि आप कितनी भाषाएँ जानती हैं। हाँ, देखिए हाँ। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये तो मुझे पता है कि आप जानती हैं। अब हो गई तमिल, कन्नड़ और मराठी 6 भाषाएँ तो और अभी मैं मलयालम भी जानती हूँ। अरे वाह! मगर वो मलयालम लिखना पढ़ना नहीं, मैं बोलना जानती हूँ तो मलयालम से। मलयालम कैसे सीखी आपने? मुंबई वैसे एक बड़े कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी होती है और हमारे हाँ, नेबर्स जो थे वो मलयालीज़ थे। अच्छा। उनके बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं, हम कभी उनके यहाँ होते, तो हुँ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए उनकी भाषा में बोलिए तो उनको अच्छी समझ में आता है। तो हुँ। मैं वैसे ही मलयालम सीख गई उनके साथ, तो मलयालम भी वाओ! आती है मुझे। आपको पता है कि आपको 7 भाषाएँ आती हैं जी, और ये बहुत दुर्लभ और एक है। छोटी थोड़ी बहुत फ्रेंच भी आती हाँ, तो आपको 9 भाषाएँ आती हैं। है। जी, मलयाली और फ्रेंच को ले लेती हूँ, तो हुँ। 9 और संस्कृत भी आपको आती है। हाँ, संस्कृत अभी पढ़ ही रही हूँ मैं, मुझे आती नहीं है संस्कृत पढ़ ही रही लेकिन हूँ। आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको जी, आने लगी है। तो जी, इतनी सारी भाषाओं का आना, अपने आप में एक अजूबा होता है, जो आम किसी को नहीं आता। अगर मैं अपनी भी सोचूँ,
तो थोड़ी बहुत टूटी-फूटी जो भी मैं समझ लेती हूँ, जान लेती हूँ, तो 4-5 भाषाओं से ज़्यादा की बात नहीं कर सकते हैं। और आपके लिए मैं सोच रही हूँ तो एक-एक बढ़ते जा रहे हैं, एक कदम तो 10 भाषाएँ हो गई। तो एक तो यही एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ख़ास बात हो गई। लेकिन आप तमिल में जैसे कि आपकी मातृभाषा तमिल है, ठीक है, आपने बॉम्बे में पढ़ाई की, लेकिन शादी के बाद से आप बैंगलोर आ गई। तो बैंगलोर आने के बाद कविता लिखनी आपके मन में कैसे आया कि मैं कविता लिखूँ? क्यों मन में आया आपके? कभी मुझे अकेले में बैठ के बचपन से अकेले में बैठ के सोचने का बहुत शौक था और अच्छा। जो पॉलिटिक्स हो या फिर करंट अफेयर्स हो, उसमें मेरी काफ़ी रुचि रहती थी। हुँ, और जब एमबीए के लिए पढ़ रही थी, तैयार हो रही थी या फिर एमबीए के बाद भी जब इंटरव्यूज़ होते थे, तो इन सब बातों का काफ़ी महत्व रहता था। जी, और लगता था कि जो मीडिया में खासकर छपती है, वो एक दृष्टिकोण होता है और बिल्कुल, एक ही विषय के कितने पहलू होते हैं और एकदम, मीडिया अक्सर जो सबसे लोकप्रिय पहलू है, उसी को दर्शाता है। तो एकदम, मैंने वहाँ से सोचना शुरू किया और फिर मैं लिखने लगी। पहले तो प्रोज़ के फॉर्म में लिखती थी क्योंकि उतनी मेरी शब्दों की उतना भंडार नहीं था कि मैं पोएट्री लिख सकूँ। फिर ठीक है। धीरे-धीरे 1-2 लाइन जोड़ लिया, फिर इसलिए आज भी आप अगर देखेंगी तो मैं कविता से ज़्यादा शेर लिखती हूँ, अशार लिखती हूँ, ताकि यस, 2 लाइन में बात मुकम्मल हो। जी। उसका कारण ये भी है कि मैं थोड़ी आलसी हूँ और 2 लाइन में बात मुकम्मल करना मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कविता में बहुत टाइम लग जाता नहीं, है और उसको बहुत क्या कहते हैं आपको पता है? उसे कहते हैं गागर में सागर। ये जब आपका 2 बड़प्पन लाइन में है। नहीं, जब 2 लाइन में देखिए कबीर दास ने सिर्फ़ 2 ही लिखे हैं ज़्यादा और उनको गागर में सागर इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी बात को कितने कम शब्दों में मुकम्मल करो, वही तो कविता बनती है। जी, जी। विस्तार में लिखते चले जाओ तो गद्य बन जाता है ना? तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। क तो ये भी आपकी एक बड़ी ख़ासियत हो गई। शुक्रिया, शुक्रिया। लेकिन अच्छा उर्दू कैसे सीखी आपने फिर? उर्दू मुझे भाषा के तौर पे बहुत पसंद थी। हुँ, नौकरी करने लगी तो काफ़ी ग़ज़लें सुनी और वो न अर्ली 90s का दौर था जब जगजीत सिंह और पंकज उधास मिलके हुँ, ग़ज़ल को फिर से पॉपुलर बनाने में लगे हुए थे। तो हुँ, जो ग़ज़लें उस समय तक काफ़ी कम लोगों को सुनाया जाता था या कम लोगों की समझ में आती थी, हुँ, तो वो हुँ। कैसेट बनाते थे और उस दौरान जब ग़ज़ल छापते थे उसके नीचे वो वर्ड लिखते थे, उसका अर्थ भी लिखते थे। अच्छा, तो ओके। उसी बहाने आप निदा फ़ाज़ली के दोहे वरना एक आम पाठक जो है हिंदुस्तान में वो ऐसे कवियों को पढ़ने का कभी उसका मौका ही नहीं मिलता। बिल्कुल, स्कूल में बिल्कुल। एक आधा कविता पढ़ लिया, कवि बच्चन जी का पढ़ लिया, वरना ऐसे बैठ के आप इतना पॉपुलरली मगर जब ग़ज़लें प्रचलित होने लगीं, तो ज़्यादा अल्फ़ाज़ लोगों को समझ में आने लगे और वहाँ से उत्सुकता और बढ़ी और इतनी खूबसूरत भाषा है उर्दू और यस। जब उर्दू सीखी तो मुझे एक एक ध्यान में रखना था कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसको तलफ़्फ़ुज़ बोलते हैं, वो अच्छी तरह से समझ में आए ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि सुनते हैं किस्सा है जब दिलीप कुमार को बोला गया कि लता मंगेशकर जी उर्दू के गाने गाएँगी, तो दिलीप कुमार बोले कि सब तो ठीक है मगर उसमें दाल-भात की बू आती है। फिर लता मंगेशकर जी ने अपना प्रोनाउंसिएशन सुधारा ताकि वो एकदम, उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ ठीक रहे। एक एकदम। कुछ ऐसा ही मुझे भी मुझे मेरे मैं बहुत मानती थी कि मेरे तलफ़्फ़ुज़ से ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि एक साउथ इंडियन है और ये हिंदी बोल रही हैं या उर्दू बोल रही हैं, तो इस पे मैंने ख़ास ध्यान दिया, ताकि मैं जब बोलूँ तो लोगों को ये नहीं लगे कि आप एक मद्रासी जिसको बोलते हैं, एक मद्रासी हिंदी या उर्दू बोल रही है। इसलिए मैंने उस पे ख़ास तवज्जो दिया और लिखना-पढ़ना भी था मुझे, बस एक किसी शौक से था। सीखा आपने कि खुद ही उसका जी, मैंने बिल्कुल सीखा। एक 1 साल का डिप्लोमा होता है, एनसीपीयूएल उसको कंडक्ट करती है, तो 2013 में मैंने वो 1 साल का डिप्लोमा किया और ओके, वहाँ मेरे उस्ताद माहिर मंसूर साहब, उन्होंने बहुत बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया। वॉव! जबकि सबके सबके साथ उनके पास 1% अगर काम होता, तो मेरे साथ शायद उनके पास 100 से भी ऊपर 200% मेरे साथ काम करना पड़ा उनको। ओके, मगर अच्छा लगा, सीख के अच्छा लगा और उसके बाद कुछ अल्फाज़ जो समझ में नहीं आते थे या जिसके कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आते थे, उसके बाद वो समझ में आने लगे। और ख़ासकर मेरी ज़्यादा-सी लेखनी अगर आप देखें तो 2016 के बाद हुई, बहुत ज़्यादा। उससे पहले हाँ, मैं लिखती थी, मगर 2016 के बाद जो क्वांटिटी बढ़ गई है लिखने की या लिखने की क्षमता थोड़ी बढ़ी है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ी, नहीं थोड़ी तो बढ़ी है कहीं आप मगर व्यस्त बहुत हो लिखने आप लगी हूँ। अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए थे।
मैं नौकरी नहीं बोल सकती, नौकरी तो 2000 तक 95 तक 96 तक मैंने नौकरी छोड़ दी थी। बस ओह! ज़िंदगी में व्यस्त हो गए थे। ओके। ज़िंदगी कभी-कभी बहुत माँग लेती है आपसे। हाँ, वो तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपने लिखना छोड़ा नहीं और इतना बढ़ गया है और इतना सुंदर आप लिखने लगे हैं। अच्छा, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। जी। तो वो क्या आपने कहीं से सीखा है? मैंने सीखा सीखा नहीं है गाना, मगर गाना मुझे एक एक तरह से विरासत में मिला है। मेरे अच्छा। पिताजी की जो फ़ैमिली थी, उसमें सब लोग अच्छा गाते हैं हुँ, और हुँ। घर में हमेशा संगीत का माहौल था। मैंने कहा मैंने हिंदी भी बस संगीत सुन-सुन के सीखी। तो घर में ओके। हमेशा संगीत का माहौल रहता था और मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छा गाती थी, मेरी बुआ, सब लोग अच्छा गाते थे। तो हुँ, गाना एकदम तो सुन के जो सुर और ताल है, वो तो ज़हन में बसा हुआ रहता है। आप सिखा नहीं सकते किसी को सुर और ताल। हुँ। तो बस खुदा की गनीमत समझिए कि ज़हन में बैठ गया और वहीं से मैं गा पाती हूँ। वैसे फॉर्मल ट्रेनिंग मेरी ज़्यादा नहीं हुई। ज़्यादा नहीं हुई थी। हाँ, बस सुन-सुन के गा लेती हूँ, मगर सुनती हूँ तो एक तरह से गा लेती हूँ। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है अभी तो सीखने की अभी तो थोड़ी-सी ज़्यादा देखा जाए तो एक परंपरा सी बनी है सीखने की। लेकिन देखिए तो पहले के जो आपने जैसे नाम लिया दिलीप कुमार जी या हमारी जितनी भी फ़िल्मों में भी जो हीरोइन थी या गायिका थी, उस समय की जो गायिका जो गाते थे, उन लोगों ने कभी सीखा नहीं था गाना। जी, उन लोगों ने सीखा नहीं था, वो सुन के या फैमिली से या वो गाती थी और वो गाने आज भी हमें बहुत प्यारे लगते हैं। बिल्कुल। तो वो सीखने की बात तो निश्चित ही सीखना तो एक अच्छी चीज़ है और उसमें आपका रियाज़ और आपकी मेहनत काम तो आती ही है। लेकिन कुछ प्रवृत्तियाँ ना जन्मजात होती है, जैसे आपकी आवाज़, वो आपकी जन्मजात है। जी, और वो वो तो जब है। आप स और आपने कहा ना गाना सुनते-सुनते और उसको गाने लगी और फिर फैमिली का माहौल था तो उसमें सीखने से ज़्यादा आपके अनुभव हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो और आपकी आवाज़ भी माशाअल्लाह बहुत बुलंद है। हाँ, बुलंद है, वो बुलंद है। अच्छी है, बुरी है, बुलंद ज़रूर है। ये अच्छी तो है ही, बुलंद भी है। जी, जैसे जी, कि मैं कह सकती हूँ ना कि हम लोगों को म जैसे मेरी आवाज़ भी बड़ी तेज़ है, हालाँकि आपके जैसी प्यारी और मीठी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है, मोटी है मेरी आवाज़, लेकिन बुलंद है, तो मतलब माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी, बिल्कुल। और आपकी आवाज़ में मैं देखती हूँ कि उठाव बहुत होता है। जैसे हाँ, कोई आपका जो स्केल भी है ना, वो हाई है। हाई मतलब है, आप बिल्कुल। ये ये एक बड़ी बात होती है क्योंकि स्केल हाई होना, मतलब किसी गाने को आप कितना नीचे और कितना ऊपर ले जा सकते हो। जी, आपके लिए वो सोचना नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़ासियत है क्योंकि ये मैं कहती हूँ ये ईश्वर प्रदत्त होती है। बिल्कुल, बिल्कुल होती है। गॉड गिफ्टेड होती है, ये हम अपने में वो कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन आपकी कविताओं में अब अगर संगीत से अलग हटकर अगर मैं आपकी कविताओं की बात करती हूँ, तो कविताओं की बात करने के पहले क्यों ना हम आपका एक गाना सुन लें पहले? आवाज़ की इतनी बात हो गई, संगीत की इतनी बात हो गई, तो एक जी, गीत आप सुनाएँ और अंत में आपसे एक कविता भी सुनेंगे हम। एक गज़ल सुना देती हूँ पहले। वाह! क्या बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। पुरूज पूछे ना मेरा ज़वाल पूछे है। सुनाओ मेरे सिवा सबका हाल पूछे है। पुरूज पूछे ना मेरा ज़वाल पूछे है। किसी भी बात का मेरी बगैर देखे जवाब पलट के मुझसे ही कितने सवाल पूछे हैं। उठा के नज़रों को देखा तो था उसने सबको है इस अदा पे मुझे क्यों क्या मलाल पूछे बहुत हैं। हर अपनी बात को रखने की कसम दे के मुझे हर अपनी बात को रखने की कसम दे
के मुझे क्यों हर दलील पे मेरा ख्याल क्या बात है! पूछे बहुत खूब। है। भरे जहान को देता रहा मैं जिनकी मिसाल, वो खुद सा मुझसे कोई क्या बेमिसाल पूछे है। किसी के कहने पे दोहरा तो दूं अल्फाज तेरे, मगर वो लहजा तेरा बाकमाल क्या पूछे बहुत खूब। है। सुना वो मेरे सिवा सब का हाल पूछे हैं, उरूज पूछे ना मेरा ज़वाल पूछे है। वाह, वाह, वाह! क्या बात है! बहुत खूब, बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा। और आपकी गज़लें ना आपकी आवाज़ के साथ जब लिपट जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे किसी फूल की जो खुशबू होती है, उसको और इत्र में डुबो दो। बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। वो और कितना कितना मतलब खुशबू बिखेरता है, तो उस तरह से हो जाता है और सुन कर के एकदम। और देखिए शब्दों का बड़ा सुंदर आपने इसमें प्रयोग किया है कि जो देते हैं मेरी मिसाल वो मुझसा कोई बेमिसाल पूछे, लाइक मतलब जो ये आपकी जो पकड़ है ना भावों पर और उसको जो करने का जो आपका तरीका है, बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये शादी, नौकरी, बच्चे, परिवार और उसके साथ कविता और कविता के बाद संगीत और संगीत के साथ-साथ ये स्टैंड अप कॉमेडी, इसका ख़्याल कैसे आया आपके मन में? स्टैंड अप कॉमेडी के अभी अगर मैं सोचती हूँ तो लगता है कि उसकी जो पहली शुरुआत हुई होगी वो घर में हुई होगी, क्योंकि मेरी अच्छा, माँ है ना बहुत हँसमुख थी और जब वो हमको डाँटती भी थी तो बड़े मज़ेदार तरीके से डाँटती थी। अच्छा, ऐसा नतीजा ये होता था कि वो हमको डाँटती थी और हम खड़े हँस रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा। इतने मज़ेदार तरीके से डाँट रही है तो हम हँस रहे हैं। तो हुँ, हमने कहा और घर में सब मेरे मेरी 2 बहनें हैं, जी। माँ है, पिताजी तो हमेशा अपने ऑफ़िस, अपने काम से बिज़ी रहते थे, तो घर हुँ, में हमेशा 4 औरतें होती थी। हुँ, हुँ। और इसलिए कोई सेंसर नहीं रखता, हम जो मन में अच्छा। आया हम बोलते थे हुँ, और हुँ। बड़े मज़ाकिया तौर पे बोलते थे। और अच्छा, आज भी मैंने देखा है कि बहुत से परिवारों में ये ऐसी बातें डिस्कस नहीं होती, जो हमारे परिवार में बड़े आराम से डिस्कस हो जाती थी, ओके। जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट माना जाता है, मगर हमारे घर में कुछ भी इनकरेक्ट नहीं था, हम कुछ भी बोलने के लिए एकदम स्वतंत्र थे और सक्षम हुँ, भी थे, बोलते भी थे। हमारे घर और में भी ऐसा ही अब था। आज अब कभी बार मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स के साथ जब मैं बात करती हूँ, आपको भी हुआ होगा ये अनुभव, कि लोग बोलते हैं कि थोड़ी देर में वो लोग हँसने लगते हैं, क्योंकि हुँ, मैं बात तो बड़ी सिंपल ही करती हूँ, मगर उसको एक एक फ़नी वे में एक करती हूँ। फ़नी वे हाँ, मेरी बिल्कुल। कुछ फ्रेंड्स तो बोलती हैं कि तेरे से बात करके मैं घर जाती हूँ, बाथरूम में तेरी बात सोच के हँसती लगती हूँ और मेरी बेटियाँ बोलती हैं, आप पागल तो नहीं हो गए? आप क्यों बाथरूम में हँस रहे हो एक साथ? तो मैंने कहा कि और क्या है साहित्य के पटलों पर अक्सर एक लेवल ऑफ औपचारिकता होती है। जी, आप जी, उतने अनौपचारिक बिल्कुल। नहीं हो सकते। हाँ, तो मेरी हाँ। कविता और शायरी उतनी मज़ाकिया नहीं हो सकती, हुँ, जितनी मेरी स्टैंड अप कॉमेडी हो सकती है। हुँ, मगर मेरी ह्यूमरस साइड को भी एक अभिव्यक्ति की ज़रूरत थी, वरना वो हुँ, भी घुट जाती। जैसे कविता आपके अंदर घुटने लगती है, उसी तरह वो भी घुटने लगती है। तो बिल्कुल। मैंने कहा कि ठीक है, अगर इन पटलों पे इसका स्वागत नहीं हो सकता या मैं पेश करने में उतनी सक्षम नहीं हूँ, तो मैं उसके लिए एक अलग पटल ही ढूँढ लेती हूँ। हुँ, और उस ज़माने में भी इंडिया में स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी मज़ाकिया है और मेरी बेटी भी यही कहती है कि आप गाली भी देते हो, आप मुझे डाँटते भी हो, तो मुझे लगता है कि वो हँसती रहती है। क्योंकि वो बोलती है आप इतने मज़ेदार तरीके से मुझे डाँटते हो तो हँसती रहती हो। मैंने कहा तो ये हमारा एक अपना हुनर है जो मैंने खुद पहचाना। और फिर मैंने वो स्टैंड अप कॉमेडी एक्चुअली ज़्यादा शोज़ वग़ैरह नहीं किए मगर 1-2 बार मैंने ट्रायल किया। 1-2 बार शायद आप भी आई थी जी। और बस उसी से निकल गया और रोज़मर्रा की चीज़ों में मैं एकदम ह्यूमर भी ढूँढ जैसे मैं कविता ढूँढ लेती हूँ वैसे मैं ह्यूमर भी ढूँढ लेती हूँ। टीवी पे भी कुछ आता है वो हेडलाइन्स चलता है तो मैं साइमल्टेनियसली
ऑब्वियसली मेरी कमेंट्री चलती रहती है और मेरा परिवार हँसता है और उन तो मुझे लगता है कि किसी अगर कोई हँस रहा है तो मतलब उसमें कुछ है। तो फिर मैंने वो लाइन चुनी बस, तो वो एकदम साइड जाइड जैसी हो गई। मेरी एक अभिव्यक्ति का एक रूप मानिए आप उसको। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली अभी मैं आप बोल रहे हो तो मैं सोच रही हूँ कि वाक़ई में आप जब गुस्सा भी करते हो या डाँटते होते हो ना, तो हुँ। उसमें भी ह्यूमरस होता है। मुझे अब याद आता है कि कभी-कभी आपने कोई बात मुझसे कही हो, तो उसको भी आप उसी वे में कहते हो। आज मैं इसको रियलाइज़ करी, अभी तक नहीं किया था मैंने। तो ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर हुँ। ये ह्यूमरस आपके अंदर है, तो ऐसा नहीं है कि लिटरेचर में आपको सिर्फ़ गंभीरता ओढ़नी है। हास्य और व्यंग्य की रचनाएँ आज बहुत पसंद की जाती हैं। मगर जैसे क्या है वो हास्य में क्या होता है कि एक टॉपिक में बंध जाते हो। हाँ, वो स्टैंड तो अप है। कॉमेडी का क्या है आपका कैनवास हाँ, बड़ा बड़ा रहता कैनवास है। बड़ा आप हो जाता ज़िंदगी के किसी भी पहलू से आप आधे घंटे का शो ही कर सकते हो। है। वरना यस कविता में अगर आप विषय चुन लेते हो तो उस विषय तक तो आप सीमित हो ही जाते हो। हाँ, ये बात आप तो है। कविता आप यहाँ से वहाँ आप छलांग नहीं मार छलांग सकते। नहीं ल नहीं वरना एक हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी में और स्टैंड अप कॉमेडी में क्या है लाइव फीडबैक रहता है। ऑडियंस आपको लाइव देती है। यस, और यस। वो ऑडियंस आई है वहाँ हँसने के लिए तो कोई बुरा मान जाएगा या इस चीज़ को अनुचित माना जाएगा, ये डर नहीं रहता। व्हेयरएज़ आप काव्य पटलों में आपने एक मज़ाकिया तौर पे कुछ कहा होगा, बट हो सकता है वहाँ मौजूद किसी को वो बुरा लगे। हुँ, हुँ। व्हेयरएज़ कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी में जो ऑडियंस आती है, वो तो हँसने के लिए आती है। उसको हाँ, पता है कि कुछ चीज़ें होंगी जो अनुचित होंगी और बिल्कुल, वो बिल्कुल। अपने आप को उसके लिए तैयार करके आती है। जी, मगर जी, जी। काव्य पटलों में ऐसा नहीं होता। नहीं, इसलिए मैं वो दोनों को मैं हास्य कवि मिक्स नहीं कर सम्मेलन में सकती। ऐसा होता है। हुँ, हास्य कवि सम्मेलन में अगर हाँ, हास्य कवि वो बात सम्मेलन अलग है मगर हाँ, बैंगलोर में ऐसे खास हास्य के लिए ऐसे कवि और मेरी स्टैंड अप कॉमेडी के जो शोज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि मेरी ओके। सोचने की भाषा मूलतः इंग्लिश है। इंग्लिश है, ओके, इंग्लिश ओके। है। अगर मैं कविता या शेर लिखती हूँ तो उसके लिए मुझे दिमागी तौर से खुद को तैयार करना पड़ता है, उस ज़ोन में आना पड़ता है। व्हेयरएज़ अगर मैं आपने आपने देखा होगा, मुझे आप बोलिए कि 5 मिनट लगातार आप हिंदी में भाषण दीजिए, मुझे दिक्कत होती है। इसलिए मैं वो मेरा बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं जब इंग्लिश में सोचती हूँ, तो स्टैंड अप कॉमेडी में वो आसान हो जाता है कि अगर आपने इंग्लिश, हिंदी हुँ। मिक्स भी कर दिया, तो हाँ, उस तो ऑडियंस को चलता खास है। बुरा नहीं लगता और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनको फ़र्क हँसने नहीं से मतलब एकदम, एकदम, बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि स्टैंड अप कॉमेडी आपको एक बड़ा कैनवास देती है जी, और फ्रीडम भी देती है हर तरह जी, से कि आप फ्रीडम। कोई भी रंग आप रंग सकते हो, काला भी और जी, सफ़ेद भी और लाल भी, हाँ। वहाँ कोई ब पाबंदी नहीं है। और कॉमेडी शो में ऑडियंस के एक सदस्य को पिकअप कर लिया और उसपे एक तंज़ काज खींच लिया या एक छोटी-सी जोक कर दी, जी, वहाँ जी, चलता है। काव्य चलता है। पठनों पे नहीं चलता है। नहीं चलता है, नहीं चलता है। एज़ एकदम, सिंपल एज़ एकदम, दैट। एकदम सही बात आपने कही। तो आपकी यात्रा में इतने सारे रंग हैं ना कि मतलब आप तमिल की हो, कलकत्ता में पैदा हुई, बम्बई में पली और बैंगलोर में अपना जीवन बिता रही हैं। और अ, नौकरी छोड़ने के बाद जैसे कि आपने बताया 95 के पहले ही छोड़ दिया, इसका मतलब काफ़ी साल ही हो गए छोड़ कर के। जी, जी, और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में सिर्फ़ आप अपने शौक के लिए लिखती रही हैं। बिल्कुल। और अब धीरे-धीरे वो प्रकाश में आ रहा है, तो अब आप ज़्यादा लिखने लगी हैं क्योंकि अब लोगों तक वो बातें आपकी पहुँच पा जी, रही हैं। हुँ। तो इसके लिए जो आपको करना पड़ रहा है, जितना आप कर पा रही हैं, इसमें आपकी फैमिली क्या सोचती है? उनका क्या सपोर्ट है या उनके आपके बारे में क्या ख़्याल बनते हैं? देखिए फैमिली के सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता। जी, अब माना कि अब कोरोना काल चल रहा है, आप ऑनलाइन भी कर रहे हो, मगर हाँ, ऑनलाइन भी अगर 2 घंटे बैठना है, तो जी, अगर जी, आपकी फैमिली आपका साथ ना दे या बात-बात पे कोई ये पूछता रहे और बैकग्राउंड में आपसे आवाज़ आती रहे, तो तो पॉसिबल मुमकिन नहीं नहीं। है। जी, तो फैमिली सर्विस करने में जितनी फैमिली की सपोर्ट लगती है, उतनी हुँ, ही यहाँ भी लगती है। मगर क्या जी, यहाँ वक़्त की पाबंदी नहीं होती, 9 पे पहुँचना है, 5 में निकलना है, ऐसी नहीं है। आपको हुँ, कहीं भी 1 आधा घंटा मिल गया, आप लिख सकते हो। हुँ, और हुँ, व्हाट्सएप में जो जितने ग्रुप्स के पार्ट हैं, किसी ने लिख दिया, उसके रिस्पॉन्स में आप लिख दोगे, तभी भी आपका काफ़ी काम हो जाता है। हुँ, 4500 अशार लिखना आसान बात नहीं है। मगर मैं खुद को श्रेय नहीं है। देती हूँ इसके हुँ, लिए। हुँ, मैं श्रेय देती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे उकसाया अपनी लेखनी के द्वारे हुँ, और उनके रिस्पॉन्स में मैंने लिखा, कुछ हुँ, अच्छे लगे और कुछ तो चित्र पे लिखे होंगे। वो हुँ, चित्र ना हो तो क्या वो अशार अपने आप में
खड़ा हो पाएगा, मैं नहीं जानती। मगर हुँ, मुझे उस वक़्त उस चित्र के लिए वो विचार आया और मैंने उसको लिख दिया। मगर अगर मैं बैठ के सोचूँ कि अगर वो चित्र नहीं होगा तो सबके समझ में आएगा, मुझे नहीं पता, मगर मैं उस उद्देश्य से लिखती नहीं हूँ। अगर मुझे एक अभिव्यक्ति चाहिए और मुझे उस समय वो प्रॉम्प्ट मिलता है तो मैं लिख देती हूँ। मैं ख़ास उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और इसलिए शायद मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती। हाँ, तो आपकी इस कविता के बारे में और स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में आपकी फैमिली क्या सोचती है? वो लोग वो बिल्कुल सपोर्टिव हैं, उनको कोई नहीं, उन्हें अच्छा दिक्कत तो है। लगता है, आपकी कविताएँ अच्छा, पसंद मेरे करते हैं? हस्बैंड समझते हैं, मेरी बेटी को मैंने ज़बरदस्ती समझाया है। कभी-कभी उसको मूड भी नहीं हुआ तो मैंने उसको बिठा के उसको बोला है ये मैं कहना चाहती हूँ और वो मेरी एडवांटेज ये है कि वो इंग्लिश में पोएट्री लिखती है। वाओ! तो पोएट्री की जो सेंसिबिलिटी है वो उसमें है। है। अगर कभी-कभी कुछ शब्दों के अर्थ उसको पता नहीं होते, वो मेरे हस्बैंड हिंदी में वो सीबीएसई बोर्ड के हैं तो हिंदी में उनकी महारत काफ़ी है, तो वो समझ जाते हैं। मेरी हुँ। बेटी को कभी-कभी ना समझे वो तो मैं जबरन समझाती हूँ, क्योंकि ऑडियंस 2 हैं तो उनको तो आपको कैप्टिव रखना ही है ना। फिर क्या फ़ायदा हुआ आपको कवि होके, 2 ऑडियंस को आप पकड़ के नहीं रख सकते। माय गॉड! नहीं लेकिन इसलिए मैं स्टैंड अप कॉमेडी करती हूँ। यस, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई। लेकिन ये बताइए कि लावण्या इंग्लिश में लिखती है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं हाँ, आपके जो ये कविता लिखने का जो आप में जो था, जो कीड़ा था, वो कीड़ा आपकी बेटी में गया है? हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सच हो ना हो मैं ऐसा मान के चलती हूँ, नहीं, सच्ची है ताकि ना? क्रेडिट मुझे मिले। हाँ, क्रेडिट हाँ, तो आपको मैं और क्योंकि वो मगर बचपन से उसने एक और भी चीज़ देखी है, मुझे गाते हुए देखा है, मुझे स्टेजेस पे परफ़ॉर्म करते हुए देखा है, तो हुँ, शायद वो परफ़ॉर्मर है, वो एक्टिंग भी करती है और हुँ, एड्स भी करती है। हुँ, शायद उसका उसका जो जो प्रेरणा इनिशियल प्रेरणा हो कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ, वो हुँ। शायद मुझसे मिली हुई होती है, मगर ख़ैर काम तो उसका ही है, मेहनत तो उसी की है। मगर हाँ, मैं उतना मैं श्रेय लेना चाहूँगी कि शायद वो कीड़ा यहीं से नहीं, वो कीड़ा तो यहीं से है और श्रेय जो अशरार का भी श्रेय जो आप फ़ोटो को दे रहे हो अपने अशरारों का, हुँ, फ़ोटो तो बहुत लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं। जी, लेकिन एक पहली बात तो सबके मन में कोई भाव आते ही नहीं, आधे लोगों के मन में। आधे जी, लोगों के मन में जो भाव आते हैं, उस भाव का अर्थ नहीं होता है और आधे लोग भाव को जब पन्नों पर डालते हैं, तो उसमें भी वो खिंचाव नहीं होता है जो आपको जोड़ता है। तो ये श्रेय भी आपको खुद लेना पड़ेगा कि आप जब उससे जुड़ते हो और जिस तरह से वो भाव आते हैं और आप उनको पन्नों पर उतारते हो, वो आपकी अपनी ख़ासियत है, वो आपकी अपनी योग्यता है और जल्दी से आपकी अशरारों उसमें की मैं 2-3 लोगों को श्रेय दे दूँ, मैं अपना पूरा क्रेडिट नहीं ले सकती। उसमें श्रेय अगर देना होगा तो अव्वल तो मेरी माँ, उस क्योंकि हुँ, वो भी पोएट्री हमको पढ़ा के समझाती थी। फिर हुँ, मैं श्रेय दूँगी सरोजा जी व्यास को, हुँ, इसलिए कि मैं कभी-कभी मैंने कहा मैं बहुत आलसी हूँ। कभी-कभी हुँ, अगर मैं पिछड़ भी गई तो सरोजा जी मुझ पे बोलती थी, "चलो, चलो, चलो, लिखो, लिखो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ।" तो उनको अच्छा, श्रेय देती हूँ। मैं ज़फ़र साहब को बहुत श्रेय देती हूँ कि मैं जब हुँ, सोशल मीडिया में नहीं थी, मेरे पास स्मार्टफ़ोन तक नहीं था। हुँ, तो हुँ, उन्होंने बहुत वो कहा कि नहीं आप आ जाओ, अच्छा लिखते हो आप व्हाट्सएप पे तो अपने पोस्टिंग्स करिए। तो उनको और मेरे उर्दू के जो उस्ताद हैं, माहिर मंज़ूर साहब उनको देती हूँ और दत्त साहब। इन सब लोगों का श्रेय और वो सारे कवि जिन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट्स दिए। हुँ, वो हुँ, सारे दोस्त जिन्होंने मुझे कोई अच्छा पिक्चर भेजा और बोला कि ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी, तुम पिक्चरों पे लिखती हो, क्यों ना इस पे कुछ लिखो। मैं इन सबको मैं श्रेय दूँगी। मैं श्रेय वरना और मेरी फैमिली, जो कभी-कभी मेरी पोएट्री की फर्स्ट ऑडियंस होती है और बोरियत को सह के उसको उससे उसको पकड़ के रखते पार होने में भी मेरी मदद करती है। जी। तो बिल्कुल मैं उनको श्रेय बिल्कुल नहीं तो श्रेय मैं अकेली मेरे अकेले का हो ही नहीं सकता। जी, ये बिल्कुल, प्रतिक्रिया होती बिल्कुल। है ना, एक प्रणाली होती है। जी, जी, जी। ये तो बहुत बहुत ही सुंदर बात है कि सबको श्रेय देकर चलना है और ये ख़ासियत बन जाती है। जो जितना मैं कहती हूँ ना, जो जितना जानता है ना, वो इतना ही उससे ज़्यादा जानने लग जाता है कि कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे मैं इस मंजिल पर पहुँच रहा हूँ, इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और आप इस चीज़ को इतने बखूबी बिल्कुल। समझी है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अब मैं चाहूँगी कि आपकी पहले एक सुंदर-सी कविता सुनें और फिर आप मुझे बताएँ कि आप हमारे ऑडियंस को सुनने वाले को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से वो जीवन में आगे बढ़े? कुछ आपकी तरफ से अगर कुछ आप उनको जी। दे सकती हैं।
अपने कोई अनुभव मैं को शेयर क्योंकि कर मेरी सकती हैं। मेरी माँ की मैंने बहुत बात की, तो जी, उन्हीं पे एक कविता सुना देती हूँ। बिल्कुल, कविता बिल्कुल। का शीर्षक है माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। वाव! परिवार में अपने सबसे बड़ी माँ, हर पल ज़िम्मेदार खड़ी माँ, हर एक नन्ही नादानी पर माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। बहुत सुंदर। पढ़ने को उत्सुक बड़ी माँ, तेज बहुत होशियार बड़ी माँ, हाल के हर एक मजबूरी पे माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। क्या बात! करूँ नौकरी जिद पे अड़ी माँ, जोड़े हाथ और पैर पड़ी माँ, हर रिवायत बेमानी पर माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। हाथ में अपने चाहे घड़ी माँ, एक दिन बाबा से बोल पड़ी माँ, हर ख्वाहिश की कुर्बानी पर माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। बहुत खूब। तीन बेटियों को जो जनी माँ, तीन बेटियों को जो जनी माँ, जली कटी कितनी थी सुनी माँ, खुद को वार के हर रानी पर माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। हर बेटी शिक्षित करे माँ, हर बेटी शिक्षित करे माँ, मुस्तकबिल विकसित करे माँ, हर ताज सजा कर पेशानी पे माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। बहुत तीन सुंदर। बेटियां ब्याह चली माँ, खिलते देखे हर कली माँ, पैसों की खींचातानी पर माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। वक्त बहा जैसे पानी माँ, एक दिन हुई वो माँ नानी माँ, हर कोमल उस किलकारी पर माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। ये क्या आप समझ सकती हैं, बहुत आपके यहाँ सुंदर। अभी अभी आया है राजा बेटा। बीमारी से लगे थकी माँ, कम चीनी ना अचार चखे माँ, जीवन की हर मनमानी पे माँ ने दिल कुछ बड़ा किया। बहुत एक सुंदर। दिन यूं ही चली गई माँ, चढ़ जीवन की बली गई माँ, डॉक्टर बोले दिल फटा था, हद से ज्यादा बड़ा हुआ था, माँ ने दिल कुछ बड़ा किया था, हद से ज्यादा बड़ा किया था, हद से ज्यादा बड़ा किया था। बहुत, बहुत, बहुत प्यारी और शुक्रिया। बहुत सुंदर और बहुत दिल से निकली हुई कविता जिसको कहते हैं ना। और एक्चुअल में ये सिर्फ़ उस माँ की बात नहीं है। माँ हर माँ ये की बात। माँ जो शब्द ऐसा है ना कि माँ शब्द में ही वो बहुत बड़े से दिल की बात आती है। शायद इतने बड़े दिल की बात आती है कि जिसमें तीनों जहाँ समा जाए। जी, माँ का दिल बिल्कुल, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो वाक़ई में और हर माँ वाक़ई में अपना दिल बड़ा कर लेती है जब वो माँ बन जाती है। जब औरत माँ बनती है, तो उसका एक ख़्याल जो होता है ना, वो कुछ अलग ही हो जाता है, कुछ अलग-सी दुनिया हो जाती है, अलग-सा जीवन हो जाता है जिसमें वो भूल जाती है सब कुछ। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर बात कही। तो समय हो चला है, तो मैं आपसे सिर्फ़ ये जानना चाहूँगी अब कि जीवन के जो आपके अनुभव रहे हैं आज तक के, जहाँ भी आप आज स्टैंड करती हैं, जी। उसमें कोई कुछ ऐसी बातें जो आप चाहें कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ जान सकते हैं आगे बढ़ने के लिए? मेरे जीवन मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, मेरी पढ़ाई के अलावा मैंने ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं। मगर जो एक किताब मैंने पढ़ी है और मुझे हर हाल पे वो प्रभावित करती है, वो है भगवत गीता। भगवत गीता को मैंने अर्थ सहित जितना मेरे लिमिटेड मस्तिष्क में वो आई, मैंने पढ़ी है और मुझे लगता है कि कोई भी टेंशन मैनेजमेंट मैनुअल से बड़ी मैनुअल है भगवत गीता और मेरे लिए तो एकदम गो टू गाइड जैसी है। और ऐसा ही लगता है कि हम बहुत समय इसमें व्यर्थ करते हैं कि हम हालातों से लड़ने की कोशिश करते हैं। लड़ना ज़रूरी ही नहीं है, अगर हम ज़िंदगी को अपने तरीके से बहने दें, तो मंज़िलें अपने आप आती हैं। क्या बात है! मैं बहुत 1-2 सुंदर। लाइन में कहती हूँ, ना कुछ हासिल ना कुछ ज़ब्त होता है। ना कुछ हासिल ना कुछ ज़ब्त होता है, सब वक़्त पर होता तो है मगर बेवक़्त होता है। क्या बात है! वक़्त के बहुत हिसाब से जब जब जीवन के हिसाब से वो वक़्त ठीक है, मगर आप में उतनी पेशेंस नहीं होती, उतनी सब्र नहीं होती, इसलिए आपको लगता है कि सब देर हो रही है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ देखा जाए तो ऐसी कोई भी बड़ी समस्या नहीं है, हर समस्या छोटी होती है और हम उसको फुलाते हैं, गुब्बारे की तरह फुला-फुला के बड़ा करते हैं और फिर एक दिन हमको लगता है कि ये समस्या बड़ी हो गई। नहीं, समस्या बड़ी होती नहीं है, उसमें हम जान डालते हैं और जब जब जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचें वो बड़ी होती है, जिसको हम फ़ोकस दें वो बड़ी होती है और जीवन में मैंने गलती भी की है, मैंने कभी के समस्याओं पे फ़ोकस किया भी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई ज्ञानी के रूप में पैदा नहीं, हुई थी ज्ञानी मगर की इस बात नहीं सीख है, से समझ मैं बहुत जब हम फ्री फ़ोकस हो करते गई। हैं ना तभी मतलब कह हाँ, भी पाते हैं। मगर इस सीख से मैं बहुत फ्री हो गई हूँ। एक तो ये कि आप हालातों से लड़ें ना, अपना काम करते रहें, सब टाइम पे हो जाता है। दूसरा ये, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश ना, बस आप अपने आप में खुद को कंप्लीट महसूस करें।
क्योंकि सबको इम्प्रेस करना नामुमकिन है। और कोई ना कोई, आप इतना सब कुछ दूसरों के लिए जिएंगे और कोई ना कोई 1% का खोट निकलेगा, आपको बुरा लगेगा। मैं नहीं कहती किसी का बुरा कीजिए, अपना कर्तव्य करते जाइए। कोई खुश है, ठीक है, नहीं है तो वो उसका प्रॉब्लम है, उसको आपका प्रॉब्लम मत बनाइए। अगर बहुत कोई सुंदर, आपसे नाखुश है तो वो उसका प्रॉब्लम है, उसको उसका प्रॉब्लम ही रहने दीजिए, उसको अपना प्रॉब्लम मत बनाइए। बहुत सुंदर बात। बस यही 2 लेके चली हूँ। ये आने में काफ़ी देर लगा मुझे, ऑलमोस्ट 50 साल की हुई तब जाके ये ज्ञानोदय मुझ में जन्म लिया, मगर उसके बाद मैं खुद को बहुत उन्मुक्त महसूस करती हुँ, हुँ, हूँ, बहुत हुँ। उन्मुक्त। किसी के ओपिनियन के ऊपर मेरा कुछ चलता नहीं है या बिगड़ता नहीं है। चलो, कुछ आपको मैं अच्छी लगती हूँ, बहुत अच्छा, नहीं अच्छी लगती, बहुत अच्छा। बहुत, बहुत सुंदर बात आपने दोनों कही। पहली बात तो कि कोई समस्या बड़ी नहीं होती है, हम उसे फुल्ला के बड़ा कर देते हैं और दूसरी बात, किसी को आप सही लग रहे हैं, गलत लग रहे हैं, वो समस्या उसकी है, आपकी नहीं है। बिल्कुल, अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं, आप अपनी ड्यूटी कर लेते हैं, तो वो काफ़ी होता है जीवन के लिए। बिल्कुल। और मैंने भी, जैसे आपने कहा, गलतियाँ हमने की नहीं है, गलतियाँ तो हमने की ही है, निश्चित ही की जी, है। और नई गलती करेंगे तो आज आप ये जो कह रहे हैं ये नहीं कह पाते। बिल्कुल, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तभी तो हम सीखते हैं कि वास्तव में बिल्कुल। सही क्या है। हर तजुर्बे को अपने यहाँ पीर कर, यूँ ही कुछ भी ना तुझ पे रहा है गुज़र। क्या बात है! हर बहुत तजुर्बे सुंदर, से सीखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बात है कि हर तजुर्बा हमें कुछ न कुछ सिखाता है और आपका ये जो तजुर्बा है, ये दोनों बात हम ज़रूर याद रखेंगे और जो सुन रहे हैं, उन्हें भी ये दोनों बातें बड़ी अच्छी लगेंगी और वो याद रखेंगे, तो मुझे लगता है कि समस्या, समस्या ही नहीं रहेगी। और भगवत गीता, वो तो ख़ैर अपने आप में श्रेष्ठ है ही, सर्वश्रेष्ठ है, उसकी तो कुछ बात कह ही नहीं सकते हैं। तो बहुत अच्छा सीखा है आपने और आपके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि बाप रे! इतना कुछ, इतनी सारी भाषा अगर मुझे आ जाए तो मुझे लगे मैं एक शब्द तमिल में बोलूँगी और एक कन्नड़ में और एक हिंदी में। मैं करती हूँ अक्सर ऐसा। तो तो इतनी सारी भाषाएँ जान कर के और इतना कुछ, मतलब आप एक उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जिनकी भाषाएँ बहुत अलग होती हैं, उसके बाद भी अगर आप में शौक है बिना कहीं किसी ट्रेनिंग के, मुझे नहीं लगता कि आपने तमिल सीखने की, कन्नड़ सीखने की, मराठी सीखने की कहीं कोई भी ट्रेनिंग ली होगी। उर्दू का भी अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया तो अपनी उर्दू को सुधारने के लिए क्या है, समझने को किया है कि जी, उसका उच्चारण आप सही-सही कर सको। हुँ, तो सबसे बड़ी बात तो एक जो आपसे सीखने मिली वो ये है कि बस जज़्बा होना चाहिए सीखने का। बिल्कुल। अगर अंदर में जज़्बा है, तो कोई मुश्किल नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा विद्या जी, आपने इतना समय दिया और इतना मज़ा आया। हमने स्टैंड अप कॉमेडी की बात भी कर ली, कविता की बात भी कर ली और आपके गीत भी सुन लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप बहुत-बहुत शुक्रिया ये अपॉर्च्युनिटी देने का। मैं काव्य रंगोली के पटेल को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और उन सभी श्रोताओं को जो आज हमको देख रहे हैं, और इंदु जी आपका भी खास धन्यवाद, क्योंकि जब भी मेरी हिम्मत टूटती है तो आपने बाँधी है, हर कई मौकों पे आपने बाँधा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।